हेलो फ्रेंड्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक और वंडरफुल कंपनी को जिसका नाम है टाटा केमिकल्स। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये केमिकल्स इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और ऑब्वियसली ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। तो इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस कंपनी में मेरी इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है, पर मैं इसके शेयर्स खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। तो इस कंपनी को मैंने एनालाइज करके रखा हुआ है, बिकॉज ये मेरे प्राइस टारगेट जहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूँ उसके पास पहुँच चुकी है। तो जो भी एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लिए प्रिपेयर की थी, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन से एक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। अगर आप शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस खुद कीजिए, और चाहिए तो आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो हम प्रोसीड करते हैं इस कंपनी के एनालिसिस में। जो मेरी समझ है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों मैं इसके शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला रीज़न जो इस कंपनी में शेयर्स परचेज करने के लिए है, वो है टाटा का ब्रांड, टाटा की मैनेजमेंट। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में जितनी भी कंपनीज़ को आप देखें तो उनमें एक चीज़ हमने देखी है कि उनकी मैनेजमेंट, उनका सक्सेशन प्लान, उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। एक बंदे पे किसी भी कंपनी की डिपेंडेंसी नहीं रहती। उनका हमेशा जो सक्सेशन प्लान है वो रेडी रहता है। और इसलिए टाटा की मैनेजमेंट और टाटा का जो ब्रांड है उसकी वजह से कोई भी स्टॉक जो टाटा कंपनीज का है वो एक प्रीमियम डिमांड करता है। तो वो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न यहाँ पे आ जाता है इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन। तो यहाँ पे आप देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग जो है वो सिर्फ 11 है, जो काफ़ी लो है। जब प्राइस टू अर्निंग 10 के आसपास हो, कंपनीज को नॉर्मली अंडर वैल्यूड माना जाता है, पर ऑब्वियसली ये रिलेटिव टू द सेक्टर होता है। तो अब यहाँ पे हम इसके पीयर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पीयर्स का जो पीई है वो 106, 31, 78, 44, 25, 35 और इसका सिर्फ 11। अब हाँ, इसमें कुछ इंडस्ट्रीज से पिडलाइट वगैरह हैं, ये प्योरली केमिकल्स नहीं बनाते, ये पेंट्स बनाते हैं, एडेसिव्स बनाते हैं। पर इसमें बहुत सारी प्योर केमिकल कंपनीज भी हैं। और आप देखिए टोटल 106 कंपनीज जो केमिकल सेक्टर में हैं उनमें 22.17 का मीडियन पीई है। तो कहाँ 22 और कहाँ 11, यानी ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है टाटा केमिकल्स का, ये अपने इंडस्ट्री से हाफ है। और ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड ट्रेड कर रही है। तो ये मेरा पहला रीज़न है जिस वजह से मुझे इसकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। तो दूसरा रीज़न जो मेरा है कि टाटा केमिकल्स मुझे अंडर वैल्यूड लगता है, वो है इसकी बुक वैल्यू। अगर आप केमिकल कंपनीज की बुक वैल्यूज़ यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो आप देखोगे कि वो नंबर बहुत हाई हैं, 18, 6, 11, 12, 6, 7 है। पर टाटा केमिकल्स का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.27 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1.27 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं टाटा केमिकल्स में, तो आपको 1 रुपये की बुक वैल्यू मिल जाती है, यानी 1 रुपये की इक्विटी मिल जाती है आपको। वेर एज अगर वही चीज़ सपोजिंग आप एसआरएफ में करना चाहते हो, तो अगर आप 6.66 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तब जाके आपको 1 रुपये की इक्विटी मिलती है। तो हमारे को मतलब एज एन इन्वेस्टर तो अपनी इक्विटी से होता है कि हमारी इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसे हम उसको पाने के लिए हमें कम से कम पे करना पड़े। तो उस एंगल से भी, प्राइस टू बुक वैल्यू से भी टाटा केमिकल्स हाईली अंडर वैल्यूड है। तो चाहे आप प्राइस टू अर्निंग ले लो, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू ले लो और इसके पेयर्स से कंपेयर कर लो, इस कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कम है। अब आते हैं तीसरे पैरामीटर पे, जो है इसका डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट। आप देख रहे हैं यहाँ डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू 2% है और डिविडेंड पे आउट सिर्फ 20% है। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी आपको ऑलमोस्ट 2% का डिविडेंड दे रही है, पर वो डिविडेंड देने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने 20% ऑफ नेट प्रॉफिट्स यूज कर रही है। 80% नेट प्रॉफिट्स अभी भी कंपनी रिटेन कर रही है, जिसको वो अपने ग्रोथ में लगा सकती है। और ग्रोथ में कैसे लगा रही है वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। पर यहाँ पे डिविडेंड जो है वो हाईली सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल क्यों है? अगर कोई कंपनी सोचिए कि 90% प्रॉफिट्स पे आउट कर रही है डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए, थोड़े भी प्रॉफिट्स ऊपर नीचे हो गए तो वो उस डिविडेंड पे आउट को मेंटेन नहीं कर पाएगी, या उसको अपनी रिजर्व्स में से पे करना पड़ेगा। टाटा केमिकल्स के केस में ये रिस्क नहीं है, क्योंकि इनका डिविडेंड पे आउट रेशो काफ़ी कम है। और ये चीज़ देखने में अच्छी भी लगती है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं और इनको पैसे की ज़रूरत है। तो ये पैसा डिविडेंड में दे भी रहे हैं, पर एट द सेम टाइम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी रिटेन भी कर रहे हैं, जो ये अपनी एक्सपेंशन में लगा सकते हैं। अब आते हैं हम एक फाइनल चेक में, जो मैं ऑब्वियसली हर कंपनी के एनालिसिस के दौरान करता हूँ, कि यहाँ पे आप अगर एवरेज वॉल्यूम्स देखें जो ट्रेड होते हैं यहाँ पे, तो वो कितना ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 15 लाख शेयर्स इसके डेली ट्रेड होते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स जो स्मॉल अमाउंट्स में शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली,
कभी भी शेयर्स आप खरीदो, कभी भी शेयर्स बेचो, आपको स्लिपेज का नुकसान यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब हम जाते हैं टाटा केमिकल्स के एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर में, जो मेरा प्राइमरी रीज़न बना जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। और उसके बाद हम टेक्निकल्स देखेंगे, एक्चुअल प्राइस लेवल्स देखेंगे जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ देखनी है कि अगर इस पूरी कंपनी को हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग्स के मामले में ये अपने काफ़ी लो लेवल पे चल रहा है। मतलब यहाँ पे भी लो था, पर ये पुराना डेटा हो जाता है 2019-18 का, और यहाँ पे 6-7 का पीई था। इस वक्त जो है पीई 10 का है। पर अब यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, इसकी अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। रिलेटिव टू द रिसेंट हिस्ट्री प्राइस टू अर्निंग काफ़ी लो है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने की है वो ये कि पी&एल स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, और नेट प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स अभी बुक किए हैं। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट को आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट में एक सबसे जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी वो है इसका CWIP, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, क्योंकि ये कंपनी जो है केमिकल्स बनाती है तो इनको प्लांट लगाने पड़ते हैं, तो इनको प्लांट लगाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उसको हम CWIP में दिखाते हैं। जो CWIP है यहाँ पे वो देखिए कंटिन्यूसली लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इंक्रीज हो रहा है, और इस वक्त 2400 करोड़ का CWIP यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे या आप इनके पिछले कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपको क्या देखने में मिलेगा कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 तक अपनी जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपैंड करने के प्लान्स बनाए थे, जिसमें तकरीबन टोटल 2900 टू 3000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया था। वो इन्वेस्टमेंट में से 2200-2300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये ऑलरेडी कर चुके हैं, और बाकी 700-800 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट बचा है वो अगले 1.5 साल से 2 साल के बीच में किया जाएगा। इनका अगर आप बेसिक प्लान देखें तो बाय 2024 जो पूरा एक्सपेंशन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तकरीबन 40-50% इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इनका एक मेजर जो यूएसपी है यहाँ पे है कि एक्सपेंशन देखिए कब से चल रही है। ये पैसा जो CWIP में लग रहा है बहुत देर से लग रहा है, और ये बढ़ रहा है हर साल, क्योंकि ये प्लांट्स को ऑब्वियसली सेटअप करने में टाइम लगता है। केमिकल प्लांट्स हैं आफ्टर ऑल, और इन प्लांट्स को ये सालों से सेटअप कर रहे हैं, और अब वो टाइम आ गया है जब ये प्लांट्स पूरी तरह से सेटअप हो जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2024। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो 2023 में ही ऑपरेशनल हो जाएंगे, कुछ प्लांट्स 2024 में ऑपरेशनल हो जाएंगे, यानी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अब है 40-50% से इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी तक जो आप ग्रोथ देख रहे थे इनकी सेल्स में, वो सिर्फ एक मार्केटिंग या सेल्स की ग्रोथ थी कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसमें से ही कितना प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं, कितना कॉस्ट, कितना प्राइस बढ़ा सकते हैं प्रोडक्ट का, उसकी बेसिस पे इनके सेल्स के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे थे। पर अब वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मार्केटिंग की वजह से या और मार्केट शेयर कैप्चर करने की वजह से ग्रोथ थी वो तो एक डिफरेंट पार्ट हो गया। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे एफिशिएंसीज ऑफ जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करते हैं वो अप्लाई होंगी, तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी नीचे आएगी। और कंपनी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब भी नया प्लांट लगाती है तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, उसमें जो भी लर्निंग्स होती हैं पुरानी प्रोडक्शन से उसको यूज़ करती है और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि इस कंपनी ने एक मैसिव ग्रोथ के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सेट कर लिया है। अब इसकी बस वो ग्रोथ बाकी है, और वो ग्रोथ हमें दिखेगी सेल्स में, वो ग्रोथ हमें दिखेगी नेट प्रॉफिट्स में। जो कैश इनका अभी तक डिप्लॉय हो रहा था इस एक्टिविटी में, एक्सपेंशन में, वो 2200 करोड़ डिप्लॉय हो चुका है, सिर्फ 800 करोड़ डिप्लॉय होना बाकी बचा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कैश जो अभी तक हमें प्रॉफिट्स में नहीं दिख रहा था क्योंकि वो अभी तक डिप्लॉय किया जा रहा था एक्सपेंशन प्लान्स के लिए, अब वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। और ये जो सारा एक्सपेंशन प्लान्स का जो रिजल्ट है, जो उसका इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट्स है, वो हमें अब अगले 2 साल में दिखने लग जाएगा। तो मार्केट हमेशा जो है वो आगे का देख के चलते हैं, यानी अगर किसी कंपनी ने अगले 1-1.5 साल में अच्छा परफॉर्म करना होता है तो उसकी प्राइस आज शूटअप होने लग जाती है। तो वही देखते हुए हमें आज इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप सोचोगे कि 2 साल बाद जब रेवेन्यूज एक्चुअली बढ़ेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, तो तब स्टॉक प्राइस 980 पे जो आज ट्रेड कर रहा है वो आपको नहीं मिलेगी। तब ये स्टॉक ऑलरेडी 1500-1600 पे ट्रेड कर रहा होगा, और वो जो इंक्रीज कैपेसिटी है, इंक्रीज रेवेन्यू है, इंक्रीज प्रॉफिट्स हैं, वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुके होंगे। तो इसीलिए अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रूडेंट डिसीजन है, बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट होना था हो चुका है।
अभी तक जो एक्सपेंशन प्लान्स का आउटपुट है वो अवेलेबल नहीं है, वो सेल्स और रेवेन्यू में इस वक्त नहीं दिख रहा है, और वो अगले जो कुछ क्वार्टर्स हैं उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही वो इंडिकेशन आएगी फिगर्स में, ये स्टॉक प्राइस शूट अप होना चाहिए, और यहाँ से आराम से मुझे लगता है 40 to 50% जो इसका स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जाना चाहिए, यानी 14-1500 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे ही किसी कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स की न्यूज़ बाहर आती है ना, तो वहाँ पे उसका स्टॉक प्राइस शूट अप होने लग जाता है। पर यहाँ पे ये कंपनी अभी भी सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है, और इसको मैं भी आपको टेक्निकल चार्ट जब इसका दिखाऊंगा तो आपको ये और बेटर तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। तो आई होप ये जो डिफरेंट पॉइंट्स थे, टाटा का प्रीमियम, टाटा का ब्रांड, टाटा का मैनेजमेंट स्किल्स, कंपनी का वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग्स एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, एंड जो मीडियम वैल्यू केमिकल सेक्टर के लिए है, और उसके अलावा इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, एंड द फैक्ट कि कंपनी हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज़, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे इस वक्त डील कर रही है, और इसके अलावा एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है बिना एक बहुत ज़्यादा हाई डिविडेंड पे आउट के, यानी कंपनी के पास इनफ पैसा रिटेन्ड भी रहता है ताकि वो अपनी एक्सपेंशन पे फोकस कर सके। तो फंडामेंटल्स हमने काफ़ी कवर कर लिए। यहाँ से क्लियर पता चलता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, ग्रोथ पे फोकस्ड है, और ऑलरेडी बैलेंस शीट इनकी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज अगर आप 980 रुपीज़ एक शेयर के लिए पे कर रहे हो तो उसमें आपको 774 की इक्विटी पहले ही मिल रही है। तो आप बहुत एक्सपेंसिव कंपनी को परचेज नहीं कर रहे हो। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, और चार्ट में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक हाई लेवल व्यू लेने के लिए सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देखते हैं। और अगर मंथली चार्ट को आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कट दिखाई देगी कि ये चार्ट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, राइट। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी ने कोई ऐसा एब्सर्ड मूवमेंट नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन वॉलेटाइल कंपनी है, ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है। जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस ने ग्रो किया है, जो यहाँ पे हम नंबर्स देख रहे थे, अगर आप इन नंबर्स को चार्ट से कोरिलेट करें तो आपको एक क्लियर कट कोरिलेशन दिखेगा कि जैसे जैसे सेल्स हर साल बढ़े हैं, जैसे जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल यहाँ पे जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता रहा है। कभी भी कंपनी ने एक भी साल ऐसा नहीं आया जब कंपनी ने लॉस बुक किया हो। उसी तरह से स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जब बढ़ता है या कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल भी कंपनी रहती है तो वो पैसा कंपनी में रिटेन होता है और उसकी बुक वैल्यू को इंक्रीज करता रहता है। तो चाहे बुक वैल्यू बढ़े, चाहे डिविडेंड पे आउट बढ़े, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका फ़ायदा होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर गई है, और अब काफ़ी देर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो ये कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से इसी वजह से हो रहा है कि जो कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स जो मैंने आपको CWIP दिखाया पिछले 5 साल से चल रहा है, वो वेट की जा रही है, और अभी 1-1.5 साल और लगेगा उसको पूरा कंप्लीट होने में। कुछ प्लांट्स मैंने जैसे बताया 2023 में कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ कैपेसिटी जो है 2024 के एंड तक कंप्लीट होगी। तो ये अगला जो 1-1.5 साल है, इसमें मेजर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कंप्लीट होने वाली है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं, जो उसका इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज प्रॉफिट्स हैं, वो हमें दिखने लगेंगे। और ये इसीलिए कंसोलिडेशन फेज है कि मार्केट वेट कर रही है कि ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो, इसका इफेक्ट हमें नेट प्रॉफिट्स और सेल्स में दिखे, और यहाँ से ये स्टॉक जिस तरह से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस रीजन को देखिए, यहाँ पे 2018 से 2020 के रीजन में इसने कंसोलिडेट किया, और फिर किस तरह से शार्प मूवमेंट अपसाइड दिखाई है। और यहाँ पे इसने अब फिर अगेन यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 1.5-2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। तो 2 साल से जब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और फंडामेंटल्स जो इसके सपोर्ट करते हैं, जो इसको, वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, तो उसका एक ही मतलब बनता है कि ये स्टॉक यहाँ पे इसने एक मेजर अपवर्ड मूव ली थी, यहाँ कंसोलिडेट किया, और जो उसके फंडामेंटल्स हैं, जो रियल उसका प्लेटफॉर्म है जिसकी बेसिस पे अब स्टॉक ऊपर मूव करेगा, वो सेट है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डिविडेंड पे आउट स्ट्रांग है, कंपनी का जो CWIP है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, कैपेसिटी जो है 40-50% से इंक्रीज होने वाली है। तो हर चीज़ कंपनी के लिए पॉजिटिव लग रही है, और प्राइस ने 2 साल से कुछ भी नहीं किया है। प्राइस 2 साल से कंसोलिडेट हो रही है, प्राइस 2 साल से वेट कर रही है कि कोई उसको ट्रिगर मिले और वो यहाँ से आगे बढ़ सके। तो वो ट्रिगर अब ऑलमोस्ट रेडी है। मेरा मानना ये है कि 1 साल वेट अगर हम और करते हैं तो वहाँ पे एक रिस्क है कि अगर ये 1 साल से पहले, क्योंकि मैंने बताया मार्केट्स जो है वो आगे का देख के चलती हैं कि 1 साल 2 साल आगे क्या होने वाला है, तो मार्केट्स ने अगर इसको हाई वैल्यूएशन दे दी, 1400-1500 तक प्राइस चली गई, तो वो जो 40-50% का मूव हमें आज मिल सकता है वो हमें नहीं मिल पाएगा। प्लस ऐसा नहीं है कि कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और इमीडिएटली इसका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता तो आपको बिल्कुल ही जीरो डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी अराउंड क्लोज टू 2% आपको डिविडेंड देती है। तो मेरा अब यहाँ पे प्लान है कि प्राइस अगर 950 के अराउंड यहाँ पे आती है तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूँगा। तो अब लेवल्स देखने के लिए हम चलते हैं वीकली और डेली चार्ट्स पे।
वीकली से थोड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि ये काफ़ी देर से यहाँ पे जो प्राइस है वो 950 990,000 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो अगर मुझे 900 से 950 के बीच में एंट्री लेने का मौका मिलेगा, वो मेरा पहला एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो दूसरा एंट्री पॉइंट होगा वो होगा तकरीबन 750 से 800 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ये 800 पे काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया है। पहले रेजिस्टेंस था, फिर वो सपोर्ट बना, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक 700 के अराउंड का लेवल भी है। तो वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में किस वजह से गिरावट अगर आती है तो कैसे आती है। तो यहाँ पे मुझे दो ही सिग्निफिकेंट लेवल्स दिखाई देते हैं कि ऑब्वियसली कंपनी का बुक वैल्यू ही 700 से ऊपर है, तो 700 से नीचे प्राइस जाते हुए मुझे नहीं दिखती जब कंपनी लॉस मेकिंग ना हो, डिविडेंड पेइंग हो और एट द सेम टाइम उसमें ग्रोथ हो अच्छा खासा। 10-11% से अभी भी ये कंपनी ग्रो कर रही है और जो CWIP है उसकी वजह से 40-50% ग्रोथ जो है हमें अगले 1 से 2 साल में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मेरे लिए फर्स्ट जो बाय होगी वो अराउंड 950 लेवल्स पे होगी, एनीवेयर बिटवीन 900 एंड 950। और उसके बाद अगर सेकंड लॉट मुझे ऐड करना होगा तो वो समवेयर बिटवीन 770 एंड 800 के बीच में मैं ऐड करूँगा। तो ये यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स हो जाते हैं अपनी पोजीशन को ऐड करने के लिए। ये अगेन मेरा ओपिनियन है, मेरा प्लान है। मैं किसी को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है, आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना एनालिसिस इसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस यहाँ पे यही था कि मैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने लिए एनालाइज़ किया है, जो मेरा अपना एक हाइपोथेसिस है, जो मेरा अपना एक प्लान है, वो आपके साथ शेयर करूँ। आपको अगर इस प्लान में कुछ भी लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम हैं। और आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। अगर आपके पास इससे कोई बेटर स्टॉक है केमिकल सेक्टर में या किसी और सेक्टर में, तो उसके बारे में भी गाइड कीजिए। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अगर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, अपना एक एनालिसिस, अपना कोई स्टॉक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, इंस्टाग्राम फीड्स पे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि मेरे पास मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने के लिए और सिर्फ एक ही तरह का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे जब कुछ अच्छे कमेंट्स मिल जाते हैं, सपोर्टिव कमेंट्स मिल जाते हैं, तो एक मोटिवेशन मिल जाती है। जब दिखता है कि अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं वीडियो पे, लोग पसंद कर रहे हैं कंटेंट को, तो एक बूस्ट मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाती है कि ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूँ। तो आपके कोई भी अगेन कमेंट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगा और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।